गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 54 और आज हम कर रहे हैं न्यू चैप्टर ग्रेविटेशन। एक बार साइंटिस्ट इसाक न्यूटन एक एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्होंने देखा कि जो एप्पल है वो पेड़ से नीचे गिर रहे हैं। तो इसाक न्यूटन के मन में ये क्वेश्चन उठा कि जो ये एप्पल हैं ये किस फोर्स से जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं। ऐसे ही सन के चारों तरफ अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। तो क्वेश्चन ये रहा है विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन दीज प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स। तो अकॉर्डिंग टू इसाक न्यूटन दिस फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल। इसाक न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे डिफाइन किया? That all the objects in the universe attract each other. This force of attraction between the object is called gravitational force. और आज हम पढ़ेंगे आगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। वो क्या कहता है? Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between them. इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। यूनिवर्सल लॉ को समझने के लिए हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट शो किए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी। एम ए क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, और एम बी क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। और डी क्या है? ऑब्जेक्ट ए और बी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस यानी कि दूरी। और एफ क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिस force is directly proportional to the product of masses of the object. Means ma है a का मास और mb है b का मास। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इन दोनों मास के मल्टीप्लिकेशन की प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी बात इसमें क्या कही गई है? दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि जो ये फोर्स है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं, इक्वेट करते हैं, तो हम देखते हैं दैट एफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए एम बी अपॉन डी स्क्वायर। ये हमारा किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू विच द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज directly proportional to the product of the masses of object and inversely proportional to the square of the distance between their center. जब हम इस इक्वेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के निशान को हटाकर इक्वल का निशान लगाते हैं तो एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं g। और g का मान क्या होता है? 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg2। जी का मान निकालने के लिए हम इस इक्वेशन में जी को साइड में रखकर सारी वैल्यूज़ को एक तरफ लेते हैं। इसमें लिया है हमने एफ इंटू डी स्क्वायर एम ए इंटू एम बी। न्यूटन को एफ को यानी कि बल को फोर्स को हम नापते हैं न्यूटन में और डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में, इसलिए हमने मीटर स्क्वायर लिखा है। और मासेस को हम नापते हैं किलोग्राम में, तो हमने यहाँ पर के जी लिखा है। तो इससे हमें क्या निकाली है? ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर kg2। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि ग्रेविटेशन लॉ की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग अस विद द अर्थ। नेक्स्ट द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। जो भी मून के अराउंड अर्थ के अराउंड जो ये मून की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। जो सन के अराउंड प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और जो भी ओशियन के अंदर टाइड्स आते हैं, इस पिक्चर से देखते हैं हम। यहाँ हमने शो किया ये पिक्चर टाइड्स की। इसको हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं इनको बोलते हैं टाइड्स। इन टाइड्स के लिए भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर। जो रिवर के अंदर वाटर का फ्लो होता है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। और जो रेनफॉल होता है वो भी किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आज की वर्कशीट में इतना ही करेंगे हम बच्चों।